प्रिय साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री ब्रांच के सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसेज एंड साल्ट्स यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एसिड का डिफिनेशन जान लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा आर्हेनियस के अनुसार, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन मतलब H+ आयन देता है। तो यहाँ पे एक अम्ल HCl ले लिए हैं, इसका पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसको जब जल के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो यहाँ पे जिस तरह से कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन आयन मतलब H+ देगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले H+ दे देगा और उसके बाद बच जाएगा Cl- मतलब एनायन दे देगा, उसके बाद केटायन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद तीसरा डिफिनेशन है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और इसका अगला गुण होगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे अम्ल प्लस धातु का जब रिएक्शन करवाएंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं अम्ल का। तो यहाँ पे H2SO4 एक अम्ल है और इसको एक धातु Zn से रिएक्शन करवाएंगे तो ZnSO4 मतलब ये लवण हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। उसके बाद अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि परवल अम्ल। परवल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। पूर्णतः आयनित होने का मतलब है कि यह जल में पूरा आयनित होते हैं। जैसे में हो जाएगा HCl H2SO4। अभी जान चुके हैं कि HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 का पूरा नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद है दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड। जल में यह आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक रूप से आयनित होने का मतलब क्या है कि उसका आधा ही आयनित होता है। जैसे में हो जाएगा CH3COOH जिसको एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। HCOOH इसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और जब भी हम लोग के पेट में अगर अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाता है तो हम लोग गलती से नींबू का सेवन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। नींबू एक एसिड ही है और एसिड में एसिड का रिएक्शन होने के बाद और अम्लीयता बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को परहेज करते हुए हम पेट में अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटासिड का यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बेकिंग सोडा का उपयोग करके अम्लीयता की मात्रा को कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नींबू है तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से कई सारा क्वेश्चन आता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। जो अम्ल जितनी अम्लीयता होगा उसका pH मान उतना ही कम होगा, यानी कि जिस अम्ल का pH मान जितना अधिक होगा वह उतना ही कम अम्लीयता होगा। उसके बाद आएंगे क्षारक पर। तो जिसका स्वाद कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। जैसे अगर हम लोग साबुन को चख कर देखें तो वो कड़वा सा लगता है, या चूना को चख कर देखें तो वो भी कड़वा लगता है। तो क्षारक का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा चूना एवं साबुन हो जाएगा। उसके बाद क्षारक का pH मान 7 से 14 के बीच होता है। नेक्स्ट है आर्हेनियस के अनुसार, जो पदार्थ
जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देता है, उससे क्षारक कहते हैं। जैसे में यहाँ पे एग्जाम्पल है NaOH, एक क्षारक का एग्जाम्पल है। अगर इसको H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे OH- निकाल देने के बाद यहाँ पे बचेगा Na बच जाएगा। उसके बाद OH अगर यहाँ पे निकाल दिए हैं तो ये O निकल गया। उसके बाद यहाँ पे ये वाला H निकल गया तो Na बचा, ये प्लस में हो जाएगा और ये OH माइनस में हो जाएगा, मतलब ये एनायन हो जाएगा और ये कैटायन हो जाएगा। उसके बाद आता है सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। उसके बाद सभी क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेसेज, जिसको हिंदी में प्रबल क्षारक कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, प्रबल क्षारक जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। जैसे में हो जाएगा NaOH, KOH, मतलब NaOH मतलब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH का रासायनिक नाम हो जाता है कास्टिक सोडा। इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। सेकेंड आता है वीक बेसेज, मीन्स दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, मतलब पूरा आयनित नहीं होते हैं। नोट्स में दो बात को याद रखना है। अम्ल का मुख्य गुण होता है क्षारकों को उदासीन कर देना, और क्षारक का मुख्य गुण होता है अम्लों को उदासीन कर देना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंडिकेटर यानी कि सूचक। डेफिनेशन हो जाएगा, जो पदार्थ रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन होने की जानकारी देता है या सूचना देता है, उसे सूचक कहते हैं। सूचक नाम से ही स्पष्ट है कि यह किसी पदार्थ के प्रवृत्ति को सूचित करता है। तो यहाँ पे सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रंगीय सूचक। रंगीय सूचक मतलब होता है रंग में परिवर्तन के कारण जो भी सूचना मिलती है उसको रंगीय सूचक कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा गंधीय सूचक। गंध में परिवर्तन होने की प्रक्रिया जो सूचित करता है उसको गंधीय सूचक कहते हैं। हाँ, और नेत्रहीन व्यक्ति, जो अंधा व्यक्ति होता है, वह गंधीय सूचक के माध्यम से ही वह पता लगा पाता है कि यह कौन सी चीज है। उसके बाद आता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण हो जाएगा लिटमस, जो कि टेलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधा से निकाला गया है। इसका प्रवृत्ति न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। उसके बाद आता है संश्लेषित सूचक का एग्जाम्पल हो जाएगा मैथिल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। उसके बाद यहाँ पे सूचक का जो प्रकार होता है, यहाँ पे जो रंग में परिवर्तन के कारण जो सूचक दर्शाता है वह तीन प्रकार से होता है। पहला हो जाएगा लिटमस, उसके बाद मैथिल ऑरेंज जिसको मैथिल भी कहते हैं, और तीसरा हो जाएगा फिनोप्थिलीन। उसके बाद यहाँ पे इससे पहले जान चुके हैं कि धातु अम्ल के साथ रिएक्शन किस तरह से करते हैं, और यहाँ पे जानना है धातु क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा धातु Zn और ये हो जाएगा क्षारक NaOH। तो ये जब रिएक्शन करेगा ये दोनों आपस में, तो यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो जाएगा, जो कि इस साइन के द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद Na
और इसको संतुलित समीकरण करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और उसके बाद ZnO2 हो जाएगा, जिसको सोडियम जिंकेट के नाम से भी जानते हैं।